नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेशन को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। बेसिकली हम एक आइडिया को समझेंगे। यहाँ ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक जो देश के डेवलपमेंट के लिए फैसले कैसे लिए जाते हैं, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बात तो हमें क्लियर हो चुकी है कि डिफरेंट गोल्स होते हैं। हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट नेशनल डेवलपमेंट गोल्स भी होते हैं उनके। अगर आपसे पूछे कि भाई देश का डेवलप कैसे हो, देश कैसे डेवलप बने, आप कुछ अपनी राय रखो, तो आप ये हो सकता है बोल सकते हो कि स्कूलिंग अच्छा कर दें। और वहीं मुझसे पूछा जाए तो मैं हो सकता हूँ, मैं कह दूं कि मेडिकल फैसिलिटीज को ज्यादा बढ़ा दी जाए, इससे हमारा देश डेवलप होगा। तो बात तो दोनों चीज से ये कि स्कूलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही साथ हेल्थ केयर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि बच्चे अगर बीमार रहेंगे तो स्कूल में क्या ही वो ध्यान दे पाएंगे। यहाँ ये बात ध्यान रखना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आइडियाज कंसिडर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि अगर मैं कोई बात रख रहा हूँ कि देश को डेवलप ऐसा हो सकता है और वहां पे कोई आप अपनी बात रख रहे हो, तो यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि ये क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है, नहीं, हम सभी की बातों को इक्वली कंसिडर करेंगे कि अच्छा ठीक है, आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है मैंने सुन लिया आपकी बात, मैं देखता हूँ। दूसरा भी वही कहेगा, अच्छा ठीक है आपकी जो बात है मैंने सुन लिया, मैं इस पे विचार करता हूँ, ठीक है। तो सेम मतलब दोनों की बात की वैल्यू दी जाएगी, आपके भी बात की वैल्यू दी जाएगी और मेरी भी बातों की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। इफ देयर आर कन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड। अगर कन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे कि मैं कहता हूँ कि रोड ना बने और आप कहते हो सर रोड्स बनने चाहिए, तब डिसीजन कैसे लिया जाए। तो जो गवर्नमेंट होगी, जो अथॉरिटी होगी, वो कैसे डिसीजन लेगी, क्योंकि एक कह रहा है कि रोड बने, दूसरा कह रहा है रोड ना बने, तो डिसीजन कैसे लिया जाए। वट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर, और ऐसा क्या रास्ता होगा जो दोनों के लिए सही हो, मतलब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। या फिर देखा जाएगा कि दोनों में से सही कौन है, कि मतलब दोनों की बातों की वैल्यू देखी जाएगी कि किसके बात की वैल्यू ज्यादा है, कि जो एक्चुअल में सही बात कर रहा है, ये देखा जाएगा। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग। दूसरा चीज हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कोई और तरीका है इसको करने का, मतलब कन्फ्लिक्ट ना हो, कन्फ्लिक्ट से हम बच जाएं, कोई ऐसा डिसीजन लें, ऐसा काम करें। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली ए स्मॉल ग्रुप। हम ये भी देखते हैं, इस पे विचार करते हैं हम लोग इस चीज के ऊपर भी कि ठीक है जो हम काम करने जा रहे हैं, क्या इससे ज्यादातर लोगों को बेनिफिट होगा या केवल कुछ ही लोगों को बेनिफिट होगा। इससे ज्यादा लोग का वेलफेयर होगा या केवल कुछ ही लोग इसका वेलफेयर का मजा उठा पाएंगे, ये सब भी हमें देखना पड़ता है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन। देश का डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करना। यानी कोई भी अगर चीज बनाई जाती है, कोई भी प्रोजेक्ट बनते हैं, तो उनके ऊपर ये क्वेश्चंस किए जाते हैं कि इससे कितने लोगों का फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्या कितना पैसा लगेगा, क्या इसी पैसों में कोई और काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें इस पे डिस्कशंस वगैरह किए जाते हैं, तो फैसला एक निकल कर आता है, कंक्लूजन निकल के आता है कि इसे हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इतनी सारी थिंकिंग इन्वॉल्व रहती है कोई भी एक डिसीजन लेने में, इवन देश के डिसीजन लेने के लिए, मतलब देश के अंदर ये काम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक दूसरा टॉपिक है जो कि मैंने डिस्कस किया है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। यानी अलग अलग जो कंट्रीज हैं और स्टेट्स, उनको कैसे हम कंपैरिजन करें, कैसे कंपेयर करें। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो इंडिया एक अच्छी कंट्री है, ठीक है। तो इंडिया को हम अगर किसी नेपाल से कंपेयर करना है, अमेरिका से कंपेयर करना है, तो हम कैसे कंपेयर करें। दिल्ली को हम दूसरे स्टेट से हमें कंपैरिजन करना है, हम कैसे क्या क्या चीजें लें, क्या क्या हम मेथड्स लें, क्या क्या मेजरमेंट लें, हम कैसे कंपेयर करें। यहाँ पे अब हम ये सीखेंगे, ठीक है, कि किसी भी देश को या किसी भी स्टेट्स को कैसे कंपैरिजन किया जाता है। हम कैसे ये समझे कि ये स्टेट अच्छा है या ये कंट्री अच्छी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। कहा जा रहा है कि स्कूल है, जैसे कि स्कूल के अंदर अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग एबिलिटीज होती है, कि कोई डांस अच्छा करता है, कोई गाना अच्छा गाता है, कोई पोएम अच्छी लिखते हैं, बहुत सारे टैलेंट होते हैं, मतलब बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। उनके हाइट
अलग होती हैं, उनका टैलेंट अलग होते हैं, उनके इंटरेस्ट होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें। किसी को पेड़ पौधे लगाना बहुत ज्यादा पसंद है, किसी को गाना गाना, किसी को गाना लिखना बहुत पसंद है, बहुत सारी, किसी को म्यूजिक प्ले करना अच्छा है, किसी को डांस, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम एक स्पोर्ट्स टीम को फॉर्म कर रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या चीज देखेंगे कि लीडरशिप की भावना हो, और जो स्पोर्ट्स हम चूज कर रहे हैं उसके लिए उसको आता हो, उसकी नॉलेज हो उस पर्सन को। म्यूजिक टीम के लिए अगर हम चूज करें तो हम ये भी देखेंगे कि भाई उसको गाना गाना आता है, कुछ वोकल्स वोकल्स उसे याद है कि नहीं है, उसका सुर लगता है कि नहीं, अच्छा गला है या नहीं है, बहुत सारी चीजें देखेंगे। कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है या नहीं कर सकता। एक डिबेट के लिए हम उस पर्सन को चूज करेंगे जो नॉलेजेबल हो, जिसके पास नॉलेज हो, जो अच्छा बात रख सकता हो, एक जेन्युइन बात रखता हो। तो हर एक चूज, मतलब कोई भी अगर हमें क्राइटेरिया बनाना है तो उसके हमें लिए अलग अलग चूज करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग चीजें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, इसी तरीके से कंट्रीज के साथ भी होता है कि अगर हमें कंट्रीज के साथ कंपेयर करना है तो हमें उनकी इनकम को कंसिडर किया जाता है टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। कि अगर कहा जाता है कि देखो कंट्रीज को मतलब देखना है कि कौन सी कंट्री अच्छी, कौन सी कंट्री अच्छी है, तो वैसे तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, मतलब बहुत सारे मेजरमेंट है, लेकिन सबसे मेन मेजरमेंट यहाँ पर इनकम को बताया जा रहा है कि इनकम भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है देश के कंपैरिजन में। यहाँ इनकम का मतलब ये है कि कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद द लेस इनकम। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स नीड्स। बेसिकली यहाँ ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिस कंट्री की इनकम ज्यादा होगी, जो देश अर्निंग ज्यादा करेगा वो डेवलप होगा, और वही जो कंट्री लेस इनकम जनरेट करेगा, जिसकी देश की इनकम कम होगी, वो उतना डेवलप नहीं होगा। यहाँ इस थॉट्स पे चलता है कि देखो ज्यादा पैसे का मतलब कि वो देश के लोग ज्यादा फैसिलिटीज को इम्प्रूव ले पाएंगे, कम पैसे का मतलब कि वो देश के लोग कम फैसिलिटीज को ले पाएंगे। जैसे कि एक पर्सन के पास 10,000 है, दूसरे के पास 500 रुपए है, तो जिसके पास इनकम ज्यादा है 10,000 वही तो ज्यादा फैसिलिटीज को ले पाएगा, लेकिन जिसके पास 500 रुपए है वो कितनी फैसिलिटीज को ले पाएगा, केवल 500 रुपए तक की, लेकिन वो दूसरा पर्सन वो 10,000 रुपए तक की फैसिलिटीज को ले पाएगा। तो ये इसी चीज पर फोकस करता है कि जिस देश की इनकम ज्यादा होगी वहां के लोग ज्यादा फैसिलिटीज को ले पाएंगे, और जिस देश की इनकम कम होगी वहां के लोग कम फैसिलिटीज को ले पाएंगे। तो यहाँ पर एक बात समझो कि वहां उन्होंने इनकम बता रखी, टोटल इनकम, लेकिन टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर, और टोटल इनकम जो है एक यूजफुल मेजर नहीं है। अभी आप कह रहे हो कि इनकम एक टोटल इनकम हो एक मेजर है, लिया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे कह रहे हो कोई यूजफुल मेजर नहीं है, तो क्या है फिर, चीजें क्या है कि है या नहीं है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखो, since countries have different population so we compare the average income। तो यहाँ ये बात ध्यान रखनी कि किसी देश की पॉपुलेशन अलग हो, ठीक है, हर एक देश की पॉपुलेशन डिफरेंट है। तो जिस देश के पास ज्यादा पॉपुलेशन हो सकती है, ऐसा हो सकता है उसके पास इनकम ज्यादा हो और एक के पास इनकम कम हो, तो आपको इसके पास पॉपुलेशन ज्यादा थी तो इसकी ज्यादा हो जाए, या फिर उल्टा भी हो सकता है। जैसे उल्टा कैसे होगा ये समझो कि मान लेते हैं कुछ लोग हैं, 4 लोग हैं जो मिलकर 100 रुपए कमाते हैं, एक देश के अंदर 4 लोग हैं जो मिलकर 100 रुपए कमाए, वहीं दूसरे देश के अंदर केवल 2 लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने मिलकर 50 रुपए कमा लिए। तो आप कहोगे कि सर टोटल इनकम तो इसकी ज्यादा है, 100 रुपए आएगी, इस कंट्री की टोटल इनकम कितनी है 100, इस कंट्री की टोटल इनकम कितनी है 50। तो अगर टोटल इनकम से देखें तो हम ये कहेंगे कि भाई ये जो कंट्री है वो ज्यादा अच्छी है, यहाँ के लोग ज्यादा फैसिलिटीज ले पाएंगे। पर क्या एक्चुअल में ऐसा है? नहीं, क्योंकि यहाँ 100 रुपए केवल 4 लोग मिलकर कमा रहे हैं, 1 2 3 4 लोग मिलकर 100 रुपए कमा रहे हैं। तो एक के हिस्से में कितना आया? 25 ही रुपए आया, यानी 1% कितना कमा रहा है? 25 ही रुपए की फैसिलिटीज को ले पाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, आगे इसको चेंज कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा डेटा यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है, 1% जो है वो 50 रुपए कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1% कितनी फैसिलिटीज को ले पा रहा है? वो 50 रुपए तक की फैसिलिटीज को ले पा रहा है। आया इतनी बात समझ? तो ऐसे में, और यहाँ पे अगर 2 का ले तो कितना हो जाएगा? 25-25 हो जाएगा।
तो यहाँ पे तो इक्वल ही हो गया दोनों, कि ये भी 25 का हो पा रहा है, ये भी 25 का हो पा रहा है। तो इससे भी हमारा ध्यान गलत हो सकता है, कहोगे कि सही है लेकिन दोनों तो इक्वल ही है। और यहाँ पे अगर 50 ले ले तो ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अकेला ही 50 रुपये कमा पा रहा है और ये 4 लोग मिलकर 100 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, आई इतनी बात समझ। तो इस वजह से हाँ एक एवरेज इनकम को काउंट किया जाता है। एवरेज इनकम के काउंट करने से क्या होता है, इसे पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। एवरेज इनकम के काउंट करने से क्या होता है कि शफल हो जाता है, मतलब हमें एक अच्छा खासा वैल्यू मिल जाता है, एक ऐसा वैल्यू हमें मिल जाता है, ना तो वो ज्यादा होता है ना कम होता है, ऐसा माना जाता है। और ऐसा होता है कि एवरेज के निकालने से हमें एक पता चल जाता है कि हाँ इतना ही होगा, मतलब ना ज्यादा बहुत ज्यादा आता है ना बहुत कम आता है। एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम को देश की टोटल इनकम की उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज इनकम आ जाता है। एवरेज इनकम आपने निकाला भी होगा, टोटल सम ऑफ नंबर्स को हम टोटल नंबर से डिवाइड कर देते तो हमारा एवरेज आ जाता है, तो वही एवरेज इनकम। ऐसे ही जैसे क्या होता है कि अगर देखा जाए एक एग्जांपल के थ्रू, यहाँ पे जैसे 10 20 30 4 लोग हैं, इन्होंने कितना रुपए कमाया 40, तो ये तो आ गया टोटल इनकम इनका। एवरेज इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 4 लोग हैं, 1 2 3 4, तो इनकी सम को कितना हो गया 40, और कितने नंबर टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 1 थी 2 थी 3 थी 4 थी, तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा कितना आ गया 10 आंसर। तो 10 का मतलब ना तो ये ज्यादा आता है ना तो ये कम आता, मतलब ठीक ठाक आ जाता। तो यहाँ पे इक्वल सभी मैंने डिजिट सेम लिखा है तो इस वजह से 10 आ गया, लेकिन कहीं 15 होता है, कहीं 20 होता है, कहीं 25 होता है, कहीं 6 होता है, कहीं 7 होता है। तो इससे एवरेज निकालने से क्या होता है ठीक ठाक सा वैल्यू निकल आता है, जो सभी लोग कंसिडर करते हैं हाँ ठीक है ये ठीक है। एवरेज इनकम ऑल्सो नोन एज अ पर कैपिटा इनकम, इसको पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, ये आपके लिए काम है। ठीक है, जो मुझे आप लोग जरूर मैसेज करके मतलब कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताओ कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज जो है वो मिसिंग है, जो कि मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। दरअसल क्या होता है कि 2017 के अकॉर्डिंग डाटा निकाला गया था, जो कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से निकाला गया था। आपकी बुक में उसे पढ़ लेना, उसमें दिया गया है थोड़ा सा। उसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि एक यूएस डॉलर में दिया गया है, उसने कुछ यूएस डॉलर लिखा है कि अगर किसी भी पर्सन के यूएस डॉलर इतना होता है, नंबर्स में कोई डिजिट ध्यान नहीं है, 12 समथिंग कुछ करके 2017 के डेटा का 12,000 समथिंग डॉलर में कुछ है। ठीक है, तो अगर इससे जिसकी ज्यादा होती है वो डेवलप में आ जाता है एवरेज इनकम। जिसकी यूएस डॉलर 997 समथिंग ऐसे कुछ है, इससे जिसकी कम होती है वो आ जाता है, मतलब पुअर कह सकते हैं, मतलब उतना डेवलप वो नहीं है। पुअर भी अगर एक गलत वर्ड है तो इसके लिए हम यूज करते हैं कि वो ज्यादा उतने डेवलप नहीं है, उनके पास कम फैसिलिटीज है। लेकिन जो बीच में आते हैं, जो 1997 से ऊपर है और लेकिन 12,000 से नीचे हैं, तो एक मीडियम में आते हैं, मतलब ना तो वो ज्यादा अमीर आते हैं ना वो गरीब में आता। तो इसके लिए मैं बता दूं कि इंडिया वो मीडियम में ही आता है, ना तो पुअर कंट्री में कंसिडर किया जाता है, बैक कंट्री में कंसिडर किया जाता है, ना तो डेवलप कंट्री में कंसिडर किया जाता है। एक मीडियम कंट्री है वो है, ना तो अमीर ज्यादा है ना ही वो गरीब ज्यादा है। अब इसकी पर कैपिटा इनकम क्या है आप इस ईयर का चेक कर लेना ये, और कमेंट अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना, साथ ही साथ ईयर भी लिख देना कि इस ईयर का है। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसका है ये भी ध्यान कर लेना कि किस देश की सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, और ये भी कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे सोशल मीडिया चैनल पे तो जुड़ ही गए होगे, और नहीं जुड़े तो जाके भैया जुड़ो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्ट वहीं पे भेजेगा आपको। और कमेंट सेक्शन में कमेंट तो कर ही दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।